हेलो दोस्तों, मैं हृदय यादव आज उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इससे पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए सेंड किया था जिसका नाम जो इतिहास का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि इतिहास का डिवीज़न कितने भागों में और किस आधार पर किया गया है। आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और वो आपके लिए निसंदेह इतिहास की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल और लाभदायक साबित होगा। बहुत सारे मित्रों ने उस वीडियो को देखा है, धन्यवाद उन मित्रों का। आगे भी आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिएगा और आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट मेरे लिए प्रेरणादायक होंगे जिससे मुझे आगे लगेगा कि हाँ, मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। जो भी मेरे वीडियो में कुछ कमियाँ हों आप उनको एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी भूमिका के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हमारे इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो लोग यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए जीएस का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और विशेष तौर पर जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेआरसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगा। इस वीडियो के माध्यम से सिंधु सभ्यता को मैं कंप्लीट करूँगा। मैं काफ़ी पार्टों में जो भी पार्ट्स बनेंगे इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो रहेगा। इसका जो मेन टॉपिक है आज वो है सिंधु सभ्यता की खोज और उसकी उत्पत्ति को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज को लेकर एक महत्वपूर्ण एक स्टोरी कहें या एक ऐतिहासिक घटना है। सिंधु सभ्यता बेसिकली जब भारत में अंग्रेज़ शासन कर रहे थे उस समय, उसी दौरान ये सभ्यता के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इससे पहले हमें इस सभ्यता के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। और सबसे पहले 1826 में एक चार्ल्स मैसन ने अपना एक लेख प्रकाशित किया, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसमें एक हड़प्पाई टीले के विषय में चर्चा की थी। बाद में 1853 में एक अंग्रेज़ यात्री को एक मोहर मिली। इस मोहर पर बैल छपा हुआ था और उसके नीचे 6 अक्षरों का एक विलेख भी लिखा हुआ है। ये मोहर उस समय के जो पुरातात्विक सर्वेक्षक कनिंघम थे उनको दिया। तो उन्होंने क्योंकि बैल जो था उस पर कुबड़ वाला बैल था, बिना कुबड़ के मोहर पर छपा हुआ था, तो उन्होंने इसको एक विदेशी मुद्रा समझकर इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और इसके फैक्ट को दरकिनार कर दिया। बाद में जब कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो बेंटर ब्रदर्स इंजीनियर्स बंधुओं ने इस हड़प्पा नामक टीले की खुदाई, मतलब उनके नज़रों में तो एक टीला था तो वहाँ से ये मिट्टी लेके आ रहे थे। तो उस दौरान वहाँ से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब पुरातात्विक चीज़ें मिली। उन पुरातात्विक चीज़ों के बारे में जब कनिंघम को बताया गया तो कनिंघम ने उसका सर्वेक्षण कराया, लेकिन फिर भी उस निष्कर्ष पर वो उस समय नहीं पहुंच पाए कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता हो सकती है। बाद में 1872 में कनिंघम पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर के रूप में पहली बार सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के टीले का सर्वेक्षण करने पहुँचते हैं। वहाँ से जो भी पुरातात्विक सामग्री मिली, उस पुरातात्विक सामग्री को 1912 में जेएफ फ्लीट ने एक अपने जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित करवाया। इस प्रकाशन के बाद लोगों के सभ्यता के बारे में पता चला, थोड़ा सा विराट दी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो फिर भी नहीं दी गई। लेकिन 1921 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनते हैं। उन्होंने इस घटना को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने हड़प्पाई टीले का सर्वेक्षण करवाया
और दयाराम साहनी पुरातत्वविद जो थे उनको इसके खुदाई की जिम्मेदारी दी गई। 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पाई टीले को खुदवाया। बाद में 1922 में एक नया जो नगर था वो मोहनजोदड़ो, उसको खुदवाया। आपने एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, आप जिन लोगों ने नहीं देखी है देखिएगा, तो उससे कुछ आपको सैंधव सभ्यता के विषय में, उसका व्यापार क्या है, कैसे मुद्राएं थी, कैसे मोहरें वगैरह चलती थी, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो जब आप उसको देखेंगे तो सैंधव सभ्यता के बारे में एक फिगरिंग आपकी बनेगी, पढ़ने में एक इंटरेस्ट पैदा होगा। तो इसके बाद सैंधव सभ्यता के बाकी नगरों को भी खोदा जाने लगा। सैंधव सभ्यता में बहुत सारे नगर हमारे प्रकाश में आए, लेकिन सैंधव सभ्यता के लिए जैसे ही सैंधव सभ्यता की खोज हुई तो एक बड़ा प्रश्न सामने जो भी इतिहासकार या जो भी पुरातत्वविद थे उनके सामने खड़ा हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सैंधव सभ्यता को बनाने वाले कौन लोग थे। तो बाद में सैंधव सभ्यता की इस उत्पत्ति को लेकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन भारतीय भूभाग में, भारतीय उपमहाद्वीप में ये पहली नगरी सभ्यता थी जिसके साक्ष्य हम लोगों को मिले थे। इस सभ्यता ने भारतीय जनमानस में एक छाप छोड़ी कि हम लोगों का अतीत कितना समृद्ध है। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसको अपने से मतलब पश्चिम की सभ्यताओं से इसके तार जोड़ना प्रारंभ किए। हम लोग इस पर आगे जो टॉपिक है उत्पत्ति, उस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई और कौन सा सर्वमान्य तथ्य है जो इसकी उत्पत्ति के सहायक है। अब जब सैंधव सभ्यता के बाकी नगर खुदने लगे तो देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के अधिकतम नगर शुरुआती चरण में सिंधु नदी से निकले। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, बाकी चंद्रहुदड़ो है, तो ये सारे नगर थे। लेकिन जब सैंधव सभ्यता का बड़े पैमाने पर उत्खनन हुआ तो देखा गया कि सैंधव सभ्यता के अधिकतर नगर सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न था कि सैंधव सभ्यता का नामकरण क्या किया जाए। इसको सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने अपनी एक पुस्तक का नाम था मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इस पुस्तक में उन्होंने इस सभ्यता का नाम सैंधव सभ्यता दिया। तो कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता किसने कहा, तो आपका जवाब होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने इसमें यह भी कहा कि अगर ये सभ्यता बड़े पैमाने पर प्रकाश में आती है तो इस सैंधव सभ्यता को भारतीय सभ्यता भी कहा जाए तो कहा जाना ठीक रहेगा, है ना। तो उसके बाद एक सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड एक पुस्तक आई मार्टिमर व्हीलर की। उन्होंने भी इसको अपने इस पुस्तक में सिंधु नदी के नाम से, सिंधु सभ्यता के नाम से संबोधित किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि सैंधव सभ्यता के प्रारंभिक जो नगर थे वो तो सिंधु नदी के किनारे ज़्यादातर निकले, लेकिन धीरे धीरे जब सरस्वती नदी के किनारे इसके स्थान नगरों की और संख्या बढ़ती गई तो लोगों के मन में ये विचार आया कि इस तरीके से तो हम इसको सारस्वत सभ्यता भी कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पर कहा गया कि इसका सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा है, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा प्रासंगिक रहेगा और तथ्यपरक भी रहेगा, जिससे भविष्य में और भी कई ऐसे स्थान प्रकाश में आ सकते हैं जो किसी और नदी के किनारे हों, तो फिर हमको बाद में नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा प्रासंगिक है, औचित्यपरक है। ये है हमारी सैंधव सभ्यता की खोज की एक छोटी सी स्टोरी। सैंधव सभ्यता पे कुछ एक फैक्चुअल सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। AR मुगल एक पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने सैंधव सभ्यता को बृहत्तर सिंधु सभ्यता भी कहा। इन्होंने कहा कि इसको बृहत्तर सिंधु सभ्यता कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि
इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाए, तो इनके अपने अपने विचार थे इनके नामकरण को लेकर। ये हमारा सैंधव सभ्यता का एक छोटा सा मतलब आपके सामने प्रेजेंटेशन था उसकी खोज को लेकर। सबसे बड़ा जो प्रश्न इतिहासकारों के, पुरातत्वविदों के दिमाग में जो छोड़ के गई सैंधव सभ्यता, वो ये थी कि इसकी उत्पत्ति के पीछे कौन लोग थे, किन लोगों ने इस सभ्यता को बनाया। तो इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मत उस समय, क्योंकि सैंधव सभ्यता के बहुत सारे नगर उस समय प्रकाश में नहीं आ पाए थे, कुछ ही नगरों की खुदाई हुई थी और ज़्यादातर जो नगर मिल रहे थे वो विकसित अवस्था में मिल रहे थे। इसलिए सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड्स, सर मार्टिमर व्हीलर, इन विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम में उसी समय सैंधव सभ्यता के तत्कालीन एक सभ्यता चल रही थी, सुमेरिया की, मेसोपोटामियाई सभ्यता। तो ये लोग बोलते हैं, ये विद्वान बोलते हैं कि सैंधव सभ्यता सुमेरियाई सभ्यता की एक कॉलोनी है, यानी उन सुमेरियाई लोगों ने ही सैंधव सभ्यता को का निर्माण किया, सैंधव सभ्यता को बनाया। लेकिन अगर हम इस तथ्य को विस्तार से अगर इसके तथ्यों पर जाएं, इन लोगों के बोलने का एक आधार भी था। इनका आधार था कि सैंधव सभ्यता में जो लिपि मिली है, सुमेरियाई सभ्यता में भी लिपि थी तो यहाँ पर भी लिपि मिली है, वहाँ पे नगर बनाए गए थे तो यहाँ पर भी नगर हैं, वहाँ पे पाषाण और ताम्र उपकरण मिले हैं तो यहाँ पर भी मिले हैं, है ना। वहाँ के जो बर्तन हैं वो चाक पे बनाए जाते थे, यहाँ सैंधव सभ्यता के भी बर्तन चाक पे बनाए जाते थे। तो इस सिमिलरिटी के आधार पे ये बताते हैं कि सैंधव सभ्यता सुमेरियाई सभ्यता सुमेरियाई लोगों ने बनाई, या हम यूँ कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता सुमेरियाई लोगों की एक कॉलोनी थी। लेकिन इस तथ्य पर हम अगर इसका विस्तार से ऑब्जर्वेशन करें तो सैंधव सभ्यता में लिपि थी, वहाँ पर भी लिपि थी, ये बात सही है। लेकिन सैंधव सभ्यता की लिपि में 400 अक्षर हैं, सुमेरियाई सभ्यता की लिपि में 900 अक्षर हैं, तो लिपियों को लेकर दोनों में भिन्नता है। इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो वही लोग हैं वो जो सुमेरियाई लोग थे। ऐसे ही जो पक्की कच्ची ईंटों का मकानों में प्रयोग हुआ है वहाँ पर भी हुआ है, लेकिन सैंधव सभ्यता की कच्ची पक्की ईंटों का वहाँ की ईंटों में जो उनके अनुपात को लेकर भिन्नता है। नगरों में हम अगर बात करें तो सैंधव सभ्यता के नगर हमको ज़्यादा विकसित और वहाँ का जो नगरीकरण है ज़्यादा विकसित नज़र आता है बजाय मेसोपोटामियाई सभ्यता के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम देखते हैं। मोहरें देखें तो सैंधव सभ्यता की मोहरें और सुमेरियाई सभ्यता की मोहरों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ के जो बर्तन हैं सैंधव सभ्यता के, यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण है, फूल पत्ती पीपल के वृक्षों का, लेकिन वहाँ के बर्तनों में देखें तो ज्यामिति आकृतियों को बनाया गया है, तो बर्तनों में भी काफ़ी भिन्नता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता और सुमेरियाई सभ्यता की कोई भी सिमिलरिटी पूरी के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि सुमेरियाई सभ्यता के लोगों ने ही सैंधव सभ्यता को बनाया। तो अब ये मत जब सैंधव सभ्यता का उत्खनन बड़े पैमाने पर हो चुका है, उसकी स्थिति को ज़्यादा क्लियर अब ये हो चुका है कि सैंधव सभ्यता यहीं की एक विकसित सभ्यता है, तो इस मत को अब पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है कि ये मत इनका गलत है, तथ्यहीन है। उसमें से कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये बोलते थे कि जिन्होंने अपना एक मत दिया कि सैंधव सभ्यता को बनाने वाले लोग आर्य थे, और वो बताते हैं कि सैंधव सभ्यता में जो हड़प्पा और बाकी जो नगर हैं उसमें से जो जैसे कि आपका कालीबंगा है, लोथल है, यहाँ से अग्नि कुंड और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बोलते हैं कि वैदिक सभ्यता में भी यज्ञ वगैरह होते थे, तो यहाँ यज्ञ किए जाने के साक्ष्य मिलना है। कुछ बोलते हैं कि जैसे वैदिक आर्यों का सबसे इम्पोर्टेंट पशु सबसे इम्पोर्टेंट पशु घोड़ा था, तो घोड़े के साक्ष्य भी सैंधव सभ्यता में ये दिखाते हैं। जैसे गोदड़ा से घोड़े की कपाल खंड मिला है, या
लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, तो इस आधार पर ये कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं। लेकिन ये मत भी इनका बहुत ज़्यादा तथ्य परक नहीं है। हम देखते हैं तो सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बेसिक डिफरेंस काफ़ी है। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आदमी विकसित होने के बाद मतलब डिक्लाइन करे। हम मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रकृति है वो हमेशा विकास करता रहता है। तो ये मत इनका तथ्य फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि सैंधव सभ्यता में लिपि मिली है, वैदिक सभ्यता में लिपि नहीं थी। दूसरी बात, सैंधव सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं वो बैल, पशुओं में बैल की मिली हैं, वो भी कुबड़ वाले, बिना कुबड़ वाले बैल की। और यहाँ पर आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु घोड़ा हुआ करता था, क्योंकि आर्य प्रजाति लड़ाकू थी तो युद्ध के लिए वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। गाय की यहाँ सैंधव सभ्यता में मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में गाय को अगण्य कहा गया है, बड़ा पवित्र पशु माना गया है। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक डिफरेंस हैं जिनके आधार कालक्रम की दृष्टि से देखें तो सैंधव सभ्यता का कालक्रम पहले कार्बन डेटिंग से साबित होता है, वैदिक सभ्यता का बाद में। तो ये बहुत सारे डिफरेंस हैं जिससे इस तथ्य को भी पूरी तरह से खारिज किया जाता है कि ये सैंधव सभ्यता को वैदिक आर्यों ने नहीं बनाया। तीसरा जो मत है उनका ये मत है कि जो सैंधव सभ्यता है वो यहाँ जो भी सभ्यताएं पहले रन कर रही थीं उन्हीं का विकसित फॉर्म सैंधव सभ्यता के रूप में आता है। तो जैसे कि सैंधव सभ्यता से पहले यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारत के भूभाग में विकसित हो रही थीं। इससे पहले थोड़ा सा जाएँ तो नवपाषाण काल में भी हमें बहुत सारे ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और एक नगरीकरण, अच्छे नगर घर बनाने की भी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। लेकिन बाद में जब ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ बहुत सारी मिलती हैं, जैसे कि आप दक्षिणी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में जाएंगे, दक्षिणी अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, है ना, और इसके इन सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो जो भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ थीं उसमें आपका मुंडी गाक है, राणा गुंडई है, मोरासी है, जाव, क्वेटा, कुली, नाल, आमरी, कोट दीजी, प्राक हड़प्पा, कालीबंगा आदि ये जितने भी स्थल मिले हैं, यहाँ से हमको पशुपालन, कृषि विकसित अवस्था में मिली है। पशुपालन भी होता था, कृषि भी होती थी। और यहाँ जो बर्तन बनाए जाते थे वो चाक पे बनाए जाते थे। बर्तनों लाल वाड़ी बर्तन मिले हैं। बर्तनों पे फूल पत्तियाँ, जैसे पीपल के वृक्ष का पत्ते का अंकन होता था, अच्छी आकृतियों का भी अंकन होता था। तो ये सारी विशेषताएं हम आगे सैंधव सभ्यता में भी देखते हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो सभ्यताएं उस समय रन कर रही थीं, उस समय जो चल रही थीं, वो धीरे धीरे विकसित हो रही थीं। और इन सभ्यताओं ने ही अधिकतम कृषि अधिशेष के चलते वहाँ पे उनके छोटे छोटे नगर बनना प्रारंभ हुए, और यही नगर बड़े बड़े नगर बन जाते हैं जो कि सैंधव सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता का रूप ले लेते हैं। जैसे अगर हम सैंधव सभ्यता के नगरों में कोटदीजी देखें तो कोटदीजी की खुदाई में प्राक सैंधव जो स्थल मिलते हैं, जिसमें कोटदीजी है, प्राक हड़प्पा है, कालीबंगा है, इनके शुरुआती चरणों को हम खुदाई करते हैं तो वहाँ से हमको इससे इन सभ्यताओं से जो प्राक सभ्यताएं थी उनसे मिलती हुई चीज़ें प्राप्त होती हैं। यही नगर बाद में डेवलप होते हैं जो कि सैंधव सभ्यता के नगर बनते हैं, है ना। सैंधव सभ्यता में कालीबंगा है, सैंधव सभ्यता में कोटदीजी है, सैंधव सभ्यता में हड़प्पा है ना। तो ये जाव, केटा, ये सब जो नगर थे जो विकसित हुए और सैंधव सभ्यता का एक नगरीय रूप प्रकाश में आया। इसके जो मत हैं के जो समर्थक हैं आपके स्टुअर्ट पिगट, अल्चिन, फेयर सर्विस, इन लोगों ने इस थ्योरी को
रखा। और ये जो मत है इनका काफ़ी प्रासंगिक है। जिस तरह से अब तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि जिस तरह से सैंधव सभ्यता का उत्खनन बढ़ा, नगर प्रकाश में आए, तो उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और स्पष्ट होता है कि ये सैंधव सभ्यता किसी बाहर के लोगों ने नहीं बनाई। ये हमारी उस समय जो संस्कृतियाँ रन कर रही थी उन्हीं का विकसित रूप था, जिन्होंने नगरों को जन्म दे दिया। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के जो जड़ें हैं भारतीय उपमहाद्वीप में ही हैं। कहीं बाहर से इसका कनेक्शन करना या जोड़ना बिल्कुल भी औचित्यपरक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि सैंधव सभ्यता किन लोगों ने बनाई, ठीक है, किन किन लोगों के क्या क्या मत हैं वो मैंने आपको बताया। ये कभी कभी आपसे सवाल पूछ ले जाते हैं कि किसने कहा कि सैंधव सभ्यता सुमेरियाई सभ्यता के लोगों ने बनाई, या किन लोगों ने कहा सैंधव सभ्यता के निर्माता आर्य थे, या भारतीय संस्कृतियों का विकसित रूप सैंधव सभ्यता थी। तो इस तरीके से सवालों को आप बता सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये आपका एक जो चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, इसके आधार पर आगे की चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब ये पता चल गया होगा कि सैंधव सभ्यता की खोज के बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई वो कहाँ की सभ्यता थी, कैसे डेवलप हुई और किन लोगों ने उसको बनाया। और फिर ये आगे की चीज़ें बहुत आसान है कि कौन कौन से नगर प्रकाश में आए, उनसे क्या मिला, ये चीज़ें हम लोग आसानी से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सैंधव सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले जो नगर मिले वो ज़्यादातर सैंधव नदी के और उसके सहायक नदियों के किनारे मिले, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में जब पता चला कि ज़्यादातर नगर सरस्वती नदी के किनारे मिले, तो लोगों ने कहा कि इस तरह से तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसे सारस्वत सभ्यता कहा जाए। तो फिर ये निष्कर्ष निकला कि इसको प्रथम जो खोदा गया नगर था हड़प्पा, उसके आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाना ज़्यादा औचित्यपरक है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव सभ्यता के समय कांसे के बने औजार और मोहरें भी मिली हैं। इस आधार पर इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं। तो एक तो हड़प्पा सभ्यता, एक सैंधव सभ्यता, एक कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरी बात, कांसा जो है वो तांबा और टिन से मिलकर एक मिश्रित धातु है, जैसे हम उस समय के लोग यूज करते थे। इसे प्रथम नगरी सभ्यता भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ये पहली खोजी गई नगरी सभ्यता थी। तो भारत का जो अतीत है बहुत ही समृद्ध है दोस्तों। हम लोग उस समय भी इतनी विकसित सभ्यता को जन्म दे सकते हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आज के इस युग में एक विश्वगुरु बनने के लिए वो सारी काबिलियत, वो सारी क्वालिटी रखते हैं। दूसरा, इसे मात्र प्रधान सभ्यता कहते हैं। आगे हम जब सभ्यता को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे जब नगरों की खुदाई करेंगे तो जो मानव मूर्तियाँ मिली हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं। इस आधार पर इसको मात्र प्रधान सभ्यता भी कह देते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो यहाँ से कई सवाल आपके इस टॉपिक से बनते हैं। सैंधव सभ्यता को किस काल में रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल में, ये हम पहले बता चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे मात्र प्रधान सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज के बारे में मैंने आपको बताया, उत्पत्ति के बारे में आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, और आप इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो लोग देखते हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।